पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए। वो किसी की बात ही मरकज़ नहीं सुनते, तो पाकिस्तान अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी द ओनली होप। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट है तो वो एक ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ की तारीफ है। हमारे फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने 2-3 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को कहा भी है कि आप ब्लॉकेट ख़त्म करें। ईरान ने फिर एंड टाइम पे कहा कि हमारे खदशात हैं। अमेरिकी सदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत धमकी आमेज होती है, तो धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती। बात उनकी ठीक है। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप और उसके चंद लोगों ने इसराइल की प्रॉक्सी बना दी है कि अमेरिका दुनिया में कितना और तनहा होना चाहता है। पूरी दुनिया अपने दिफा के लिए जैसे मर्जी वेपन्स बनाए, मिसाइल बनाए, ईरान ना बनाए। पूरी दुनिया की मॉरल सपोर्ट ईरान के साथ है। कोई भी नहीं कह रहा कि ईरान गलत है। रूट कॉज इसराइल है। असल में ये ख़तरा इसराइल को है। पहले मैंने कहा अमेरिका तो वहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर है भाई। इसराइल और हिंदुस्तान की जो आजकल पींगें बढ़ रही है ना मोदी और नेतन्याहू की, कॉमन पर्पज़ एक ही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को मुहाज़ खड़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन इस जंगबंदी के बाद बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। जंगबंदी की कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। अब खदशात ये हैं कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर देगा और कहेगा कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा होगा या फिर नहीं होगा? मुज़ाकरात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ईरान के क्या कंसर्न्स हैं? अमेरिका की क्या कंसर्न्स हैं? फिर रीसेंट जो स्टेटमेंट्स आई हैं ईरान के हवाले से कि उनको अपना यूरेनियम अफज़ोदा वापस अमेरिका को दे देना चाहिए, अमेरिका के हवाले एक्चुअली कर देना चाहिए। ये और इसके साथ-साथ मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए, इन तमाम तर पहलुओं पर एक्चुअली बात करने के लिए, हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जवाद, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। सर, सबसे पहले तो आगाज़ करना चाहूँगा, मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था पाकिस्तान में। अमेरिका तैयार था, तैयारे पहुँच जाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पाते, मौख़र हो जाते हैं। हम कैंसल नहीं कहेंगे, थोड़ा-सा डिले हो जाते हैं। क्या बुनियादी वजूहात लगी आपको अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से? दोनों को क्या कंसर्न्स है एक-दूसरे से? क्यों एक-दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे? बहुत शुक्रिया जवाद, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हर किसी की नज़रें इसी पे ही हैं। हम सब जानते हैं, अब तो इतनी डिस्कशन हो चुकी है, तमाम मीडिया इसको कवर कर रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक, इसको मैं कहूँगा अनप्रेसिडेंटेड, हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट की है। इसकी रीसेंट तारीख में, बल्कि शायद रिटन हिस्ट्री में भी कम ही आपको मिसाल मिले कि इस तरह की सफारतकारी जहाँ पर दो मुतहारिफ फ्रीक जो लास्ट 47 ईयर से उनकी इतनी डीप रूटेड एनिमिटी है, कि इतनी नफ़रत उनके दरमियान कि मुलाकात तो दूर की बात है, आपस में कभी बातचीत भी नहीं करते। पिछले 47 साल से इसी कोशिश में लगे रहे कि किस तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया जाए, बिलखुसूस अमेरिका। ईरान ने तो शायद कम ही की, अमेरिका बदस्तूर इस चीज़ पे लगा रहा, और उस पे कोई बहुत सी ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं बहुत अरसे से। ईरान के रास्ते बहुत सारे बंद हैं, तरक्की के रास्ते बंद हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम जानते हैं कि इसी माहौल में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी हो रहे थे। बुनियादी तौर पर जो बोन ऑफ कंटेंशन है ईरान का जौहरी प्रोग्राम, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने ऐन दरमियान जब वो मुज़ाकरात हो रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, पॉजिटिव चल रहे थे, ईरान पे हमला कर दिया इसराइल के साथ मिल के, जो कि किसी भी एथिक्स के अगेंस्ट है। जंगों के भी कुछ एथिक्स होते हैं। जब मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप जब तक मुज़ाकरात की नाकामी को ऐलान ना कर दे या एक साइड उससे वॉकआउट ना कर दे, उस वक़्त तक आप हमला नहीं करते। बहरहाल उन्होंने हमला कर दिया। 40 डेज़ तक ये इतनी खून-रेज़ जंग रही, जिसमें इसराइल और अमेरिका ने इंतहाई शदीद और वहशियाना बॉम्बिंग की ईरान के ऊपर। उनको बहुत नुकसान पहुँचाया, थाउज़ेंड्स ऑफ उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की। अभी पाकिस्तान जो कि इसी खित्ते में वाक़या है, हमारा ईरान के साथ एक करीबी ताल्लुक़ है, हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें भी कंसर्न था, क्योंकि इसराइल के जो ओवरऑल डिज़ाइन है ग्रेटर इसराइल के, वो एग्ज़ैक्टली। तो इस खित्ते तक भी आना चाहते हैं ना, तो हम तो अफ़ोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो उस सूरत हाल में जब इतनी बदएतमादी हो और इतना लैक ऑफ ट्रस्ट हो, हुँ, हुँ। एक दूसरे से बातचीत भी ना करें, तो पाकिस्तान ने
कोशिश की कि इन दोनों ममालिक को इकट्ठा बिठाया जाए। एग्जैक्टली। कोई बात करने को तैयार नहीं था, कोई बीच में आने को तैयार नहीं था। अमेरिकी सदर की एक अपनी पर्सनैलिटी है, आपको पता, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उनका गुफ्तगू का तरीका ही ये है। उनकी स्टेटमेंट से बहुत इशू होते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, चूँकि वो बोलते बहुत हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलें, वो लोग फिर एट टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं। और इसराइल के ज़ेर ताबे हैं, एक परसेप्शन बिल्ड हो चुकी हुई है कि अमेरिका ने ईरान पे हमला ही इसराइल के कहने पे किया था, एग्जैक्टली। क्योंकि ईरान से अमेरिका को ज़ाते खुद को ख़तरा नहीं है। ईरान से अमेरिका का कोई ज़मीनी फ़ासला आपको पता है हज़ारों किलोमीटर है। इसराइल को यकीनन ख़तरा है। तो इस सारी सूरत हाल में हमने बहुत कोशिश की, मुसलसल हम कोशिश करते रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फ़ॉरेन ऑफिस ने बहुत कोशिश की, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तो कमाल ही कर दिया। और एक हेक्टिक एफर्ट के बाद आपको पता है कि हम अमेरिका और ईरान को इस महीने के शुरू में इस्लामाबाद में बिठाने में कामयाब हो गए। मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, 22 घंटे तक ये आपस में बातचीत की। अमरीकी वफ़द भी उनके वाइस प्रेसिडेंट लीड कर रहे थे। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, लोअर लेवल के मिडिल टियर के लोग आ जाते। ईरानी वक्त में उसके पावर पर स्पीकर लीड कर रहे थे। बातचीत भी हुई, पाकिस्तान ने मीडिएट किया, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक भी हो गया, कोई गलतफहमियाँ दूर हुई। और जब बातचीत ख़त्म हुई, किसी हतमी नतीजे पे तो नहीं पहुंची, आपको पता है, लेकिन दोनों साइड्स ने ये भी नहीं कहा कि बातचीत नाकाम हुई है। ठीक है, बातचीत में वक्फा आया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि ब्रेक डाउन हो गया है। उसके बाद कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं तैयार ड्राफ्ट हुआ, नहीं लेकिन बना, उन्होंने कहा कि हाँ और दोनों साइड्स ने यही कहा कि जी हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है। ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर अभी तक हम कोई कंसेंसस पे नहीं पहुंच सके। अमेरिका ने उस पे खदशात का इज़हार किया। ईरान ने कहा कि जो अमेरिका चाहता है हम कर नहीं सकते, हमारी सर्वाइवल का इशू है। बट बातचीत मज़ीद करने पे एग्री किया। अब ये दूसरे दौर में क्यों नहीं सर वो अच्छा, एक अभी दूसरे आपने के जो साथ बात की है दूसरे एग्जैक्टली। दौर की, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दूसरे दौर की भी तारीख तो नहीं, लेकिन जनरली ये सब कह रहे थे कि जी लास्ट वीक में कि संडे को या सैटरडे को अमेरिकी सदर भी कह रहे थे, मीडिया भी कवर कर रहा था। होता ये है कि जब ये बातचीत ऑलमोस्ट सेट हो जाती है कि अमेरिका के वफ़द का भी ऐलान कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा कि हमारा डेलीगेशन जो है कुछ देर में पाकिस्तान फ्लाई कर जाएगा। उनकी एडवांस पार्टीज़ आ भी गई हुई हैं इस्लामाबाद में, अरेंजमेंट्स भी हो गए हैं, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। ईरान ने फिर एंड टाइम पे कहा कि हम हमारे खदशात हैं। अभी ईरान के खदशात बेसिकली 2 हैं, जो क्वेश्चन आपने पूछा जी। कि क्यों ये मुज़ाकरात अभी तक सेकंड राउंड हो नहीं पाया। पहली बात तो वो कहते हैं जी कि अमेरिकी सदर की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत धमकी आमेज़ होती हैं। तो धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, बात उनकी ठीक है। जब आपने कोई भी मुज़ाकरात करने होते हैं, डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए, आपको सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। उन एनवायरनमेंट के बगैर आप बातचीत नहीं कर सकते। पहले मरले में वो कुछ हद तक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियाँ कि हम ये कर देंगे, ज़ि पावर दोबारा प्लांट्स से को तबाह कर दोबारा से देंगे। स्ट्राइक शुरू कर देंगे, ईरान को सबक सिखा देंगे। एक तो वो रीज़न है। सेकेंडली, अमेरिका ने जो ये नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है आबना हुर्मुज़ में ईरानियंस के अगेंस्ट। अभी देखिए, जब सीज़ फायर हुआ, हमने अब ईरान और अमेरिका को कहा कि सीज़ फायर करें, 2 चीज़ें एग्री हुई कि एक तो जंगबंदी हो जाएगी, दूसरा आबना हुर्मुज़ पे जो ईरानियंस ने बंदिश लगाई हुई थी, ब्लॉकेड लगाया हुआ था, वो खोल देंगे। एग्जैक्टली, और उन्होंने ऐसा किया भी, ईरान उन्होंने ने खोलने का ऐलान किया। 2 से 3 दिन लिए, आज फ़ौरन तो नहीं खोल, बट उन्होंने फिर खोल दिया। एग्जैक्टली। लेकिन जब ईरान ने खोल दिया, तो अमेरिका ने ईरान की पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। वैसे आबना हुर्मुज़ खुला है, जी। लेकिन ईरानियन पोर्ट से ना कोई चीज़ जा सकती है, ना आ सकती है। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसको एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। जब किसी का ब्लॉकेड लगा देते हैं, तो एक्ट ऑफ वॉर है। अभी एक्ट ऑफ वॉर करके इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के तो फिर बातचीत तो मुश्किल हो जाती है। ईरानियंस को ये मज़ीद बुनियादी तौर पर अमेरिका के ऊपर ये एतराज़ है। इस वजह से अब तक बातचीत का दूसरा दौर हो नहीं पा रहा। किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमने करना ही नहीं है, मुअख्खर हुआ है, हम कोशिश मुसलसल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मौखर होने से नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है, ईरान को हो रहा है? देखिए, नुकसान वैसे तो डेफ़िनेटली, अगर हम नुकसान की बात करते हैं, तो दोनों के लिए ना, वॉर दोनों, जंग दोनों अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका भी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा है। अमेरिका इसलिए नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके घर में अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। लोगों में परसेप्शन तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है कि ये अमेरिका की तो जंग ही नहीं है, इसराइल के कहने पे की हुई है। कुछ लोग तो ये कहना शुरू हो गया कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप और उसके चंद लोगों ने इसराइल की प्रॉक्सी बना दी है।
ये तो कभी हमने नहीं सुना था। अमेरिका प्रॉक्सियाँ बनाने के लिए तो मशहूर है, बट ये नहीं किसी ने सोचा था कि कि अमेरिका कब किसी की अमेरिका प्रॉक्सी को बन किसी की जाएगा। प्रॉक्सी का नाम सुनना पड़ जाए। फिर इसलिए भी अमेरिका को नुकसान है कि पूरी दुनिया का प्रेशर है। इस वक्त अमेरिका अकेला है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ नहीं है, नेटो उसके साथ नहीं है, बहुत सारे उसके इत्तेहादी उसके साथ नहीं है। तो अमेरिका भी जंग उस तरीके से, और सेकेंडली 40 डेज़ तक इतनी आपने ख़तरनाक, भयानक, खौफनाक जंग करके ईरान के ऊपर हर तरीके से हमले करके आप ईरान की गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं कर सके। नहीं कर पाए। आप वहाँ का रजीम नहीं चेंज कर सके। आप उनकी रेज़िलियंस को डिफीट नहीं दे सके। हुँ, तो फिर अभी आप जीते भी तो नहीं ना। तो एग्ज़ैक्टली। अमेरिका के लिए भी जंग किसी तरह सूटेबल नहीं है। ईरान के लिए भी सूटेबल नहीं है। देखिए, रेज़िलियंस को अभी तक आप डिफीट तो नहीं कर सके, बट खाली रेज़िलियंस की बुनियाद पर जवाब आप कब तक चलेंगे? हुँ। जब आपके पावर प्लांट्स हिट हो जाएँगे, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद तबाह हो जाएगा, जब आपको खाने-पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जब आपके मुल्क में अंधेरा होगा, तो फिर कैसे कब तक आप लड़ सकते हैं? अच्छा सर, ऑन द अदर हैंड जो धमकियाँ दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिस तरह आपने कहा कि जब नेगोशिएशंस हो रही हों, मुज़ाकरात हो रहे हों, तो दिस इज़ नॉट द लैंग्वेज दैट यू हैव टू यूज़। आपको बड़ा एक मुहतात अंदाज़ में मामले को सुलझाने के लिए लैंग्वेजेज़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, ईरान की जानिब से जवाब आता है, मिसाइल्स के साथ तेहरान के अंदर, और बड़ी तेज़ी से वो वीडियोज़ और उनका वो जो रिस्पॉन्स है वायरल हो रहा है कि हमने उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ तबाह कर दी, और इधर उन्होंने अपने खुर्रम शहर मिसाइल्स और लॉन्चर समेत वो कुछ वीडियोज़ जारी किए जहाँ पर अवाम को भी देखा जा सकता है। तो ये जो जवाब है, आप इस जवाब को कैसे देखते हैं कि ईरान इज़ रेडी फॉर प्लान बी, कि अगर हम पर हमला किया गया तो नाउ वी विल नॉट स्टॉप? ऑप्टिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें आपने शो करनी होती हैं। हुँ, जब अमेरिकन्स बिल्डअप कर रहे हैं, अमेरिकन भी मिडल ईस्ट में बिल्डअप कर रहे हैं। ये उनका जो यूएसएस बुश है, वो भी अफ्रीका से मूव करके इस तरफ आ रहा है। उन्होंने इज़राइल को भी कोई लॉजिस्टिकली ज़्यादा बिल्डअप किया है। कुछ उन्होंने एडिशनल अपना मिसाइल्स का स्टॉकपाइल भी वहाँ पर बढ़ाया है, अपने बेसिस के ऊपर। और ये इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि जी, इसका मतलब है कि अमेरिका तो दोबारा से फिर हमला करना चाहता है। जब अमेरिका ऐसे कर रहा है, तो ईरान ने भी अपनी पब्लिक और दुनिया को शो करने के लिए ये तो बताना है ना कि उनके पास भी मिसाइल अभी मौजूद है। उनके भी जज़्बे को आप डिफीट नहीं कर सके। हुँ। उनको इतनी आप डिस्ट्रक्शन करने के बावजूद भी उनकी मोटिवेशन के लेवल को आप डिफीट नहीं कर तो सके। सर तो आप क्या समझते हैं फिर, ये कोई एक प्लान्ड पॉज़ आपको दिखाई दे रहा है इस वॉर के अंदर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर वो भी अपनी आर्मी को, प्रेज़ेंस को, वेपन्स को बढ़ा रहे हैं। तो फिर तो ये ऐसा लग रहा है कि एक प्लान्ड पॉज़ है, वो एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे, उन्होंने कहा वी नीड सम ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द स्ट्राइक्स। ये एक किसी हद तक ये बात उस कॉन्टेक्स्ट पे ठीक है कि जब भी जंग होती है, हुँ, हुँ। तो एट टाइम्स हमने हिस्ट्री में देखा है, जब वॉरिंग फैक्शंस में बाज़ का सीज़ फायर होती है, तो उस सीज़ फायर को दोनों साइड्स यूज़ करते हैं रीकूप करने के लिए, हुँ। अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए, अपने लॉजिस्टिकली अपनी बेसिस को ज़्यादा फिल इन करने के लिए। ऐसा होता भी है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, हुँ। बट द एक्चुअली इसमें फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आप दोबारा से कर भी लें, तो क्या आप लड़ेंगे अनदर 40 डेज़? 30 डेज़, 25 डेज़, फिर क्या होगा? फिर भी तो किसी ने बैठ के बातचीत करनी है ना। हुँ, हुँ। तो अभी तक मैं तो ये कहूँगा कि बॉल अभी तक तो ख़ैर अमेरिका के कोर्ट में है। उनको ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं करना चाहिए, ब्लॉकेड वाला। आपको याद हो, मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी, लीडरशिप भी, स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल जो है, वो उन्होंने 2-3 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को कहा भी है कि आप ब्लॉकेड ख़त्म करें, हुँ। ताकि एनवायरनमेंट जो है वो ठीक बने। सूटेबल हो सके। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ आपको और बताऊँ कि इस एनवायरनमेंट में, इस ब्लॉकेड के साथ अभी दोनों मुल्क रह तो रहे हैं ना, तो ईरान को मेरे नज़रिए के मुताबिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। क्योंकि बातचीत में जब आप आएँगे, तो अभी देखिए पूरी दुनिया की मॉरल सपोर्ट ईरान के साथ है। कोई भी नहीं कह रहा कि ईरान गलत है, और दुनिया में एक परसेप्शन है कि ईरान को जो है ना, वो अपर एज है। ईरान हैज़ नॉट बीन द डिफीटेड साइड, दे आर विक्टोरियस साइड। बावजूद इसके कि अमेरिका ने और इसराइल ने इतनी भरपूर उनके ऊपर बॉम्बिंग की है। तो ईरान को अपना ये स्टेचर, ईरान के मतलब दुनिया का जो परसेप्शन है, उसको अभी उनको नेगेटिव नहीं होने देना चाहिए। ईरान को चाहिए कि नेगोशिएशन में हिस्सा लें। उधर आके ये बताएँ कि जी, आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, हमारी बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं, रिज़र्वेशंस हैं, हुँ, हुँ। बट अदरवाइज़
पीस को एक फेयर चांस देने के लिए हम बातचीत करें। एट टाइम्स आप अंडर प्रोटेस्ट की भी तो बातचीत में शामिल होते हैं, और बातचीत का कतई ये मतलब नहीं है कि ईरान को कोई मजबूर कर रहा है कि अमेरिका की बात मान ले। अगर आप समझते हैं कि अमेरिका आपकी टर्म्स के ऊपर, या अमेरिका अपने हेजेमोनिकली कोई चीज़ डिक्टेट करना चाहता है, आप रिफ्यूज़ कर दें। अच्छा सर, आपके वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका पर एतमाद करना चाहिए ईरान को? देखिए, एतमाद तो मेन इशू है। 47 ईयर का जो मिसट्रस्ट या डिसट्रस्ट है, उन्होंने इतना उसको बिट्रे किया है, 1 साल के अंदर 2 दफ़ा उस पे अटैक कर दिया है। तो और वो, मुज़ाकरात के दौरान? और वो एतमाद ही का इशू है। बट एक दफ़ा तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, और ये भी याद रखें, जब भी जंगें ख़त्म होती हैं, जब भी मुआहदे होते हैं, तो ये नहीं होता कि उन एग्रीमेंट के ऊपर उसी तरीके से अमल होना शुरू हो जाए। इट टेक्स टाइम। कोरियन वॉर में 5 से 6 साल लगे, आपको याद है। इसी तरीके से मैं 2-3 और एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँगा, वहाँ पर बाय द टाइम चीज़ें सेटल होती गईं, पूरे तरीके से पीस आ गया। कहीं पर 4 साल लग गए, कहीं पर 5 साल लग गए, कहीं पर 6 साल लग गए। आपको याद हो कि जब 1973 की जो अरब-इज़राइल वॉर थी, और उसके बाद जाके 1980 में जाके कैंप डेविड साइन हुआ। जंगबंदी तो 74 में हो गई थी, 6 साल बाद जाके मिस्र और इसराइल का जो ना कैंप डेविड मुआहदा साइन हुआ साइन था। हुआ था। तो इसलिए टाइम तो लगता है, ये मुआहदा जब हो भी जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, उसके बाद भी चूँकि इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है, कि इस तरह की शिकायतें, इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए ज़हनी तौर पे हमें रेडी होना चाहिए। ये इनके दरमियान फुक़दान है बहुत ज़्यादा एतमाद का। अच्छा सर, ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि चाइना का विज़िट भी डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। उसमें भी काफ़ी कम दिन रह चुके हैं। 1-2 हफ्तों बाद वो विज़िट है, मई के अंदर प्रॉब्ली 15 और 16th में वो जी, आएँगे। ज़ाहिर है। तो अब सर ये खबरें हमें मौसूल हुई आबनाए हरमज़ से गुज़रते हुए ही चीन के कुछ जहाज़ों को भी रोका गया था और उनको कैप्चर किया गया था अमेरिका की जानिब से। और चीन के जहाज़ों को तो प्रॉब्ली अभी तक इन्होंने नहीं किया। अमेरिका ने ईरान के 2 वेसल्स को किया था, एक को तो उन्होंने कोई उसको टारगेट भी किया था। कल ईरान ने 2 किए हैं, प्रॉब्ली एक एक पुर्तगाल का, एक शायद यूके का था। ये हुए हैं, चीन को तो अभी तक नहीं किया, लेकिन चीन की काफ़ी ज़्यादा तजारत आबनाए हुरमुज़ के रास्ते होती है। एग्ज़ैक्टली। इसमें कोई शक नहीं। और ये भी आपके तवज्जुह से सुनने और देखने वालों को पता होना चाहिए कि जो आबी गुज़रगाहें होती हैं, जो कुदरती आबी गुज़रगाहें होती हैं, वो आपके टेरिटोरियल वाटर में तो आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनके ऊपर प्रोबेबली आप उस तरीके से टैक्स लगा नहीं सकते इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक। आप उसका जो है ना वर्किंग मैकेनिज़्म तो हो सकता है, आपने हुर्मुज़ ईरान का जो एक डिमांड है, तो वर्किंग मैकेनिज़्म तो ऐसा बन सकता है कि ईरान का उसके ऊपर कंट्रोल रहे। बट इस तरीके से शायद जैसे ईरान टैक्स लगाना चाहता है, वो प्रॉब्लम मुमकिन ना हो। बट ये चीज़ें तो बाद में जाके आगे डिस्कशन में आएँगी ना। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि जो इनके बेसिकली 2-3 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं ना अमेरिका और ईरान के, जिसमें एक ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी, और आबनाए हुरमुज़, इसके ऊपर भी ऑप्शंस दी गई हैं। इसके ऊपर भी डूएबल सॉल्यूशंस हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों साइड्स उनको समझें, उस पे अमल करने की कोशिश करें। अभी सर लेकिन रिसेंटली स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहे थे तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की जानिब से, ईरान को अपना अफ़ज़ोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए। तो ये मतलब ईरान ये कह रहे कॉन्स्टेंटली कि हमें भी हक है जिस तरह दीगर ममालिक को हक है आलमी कवानीन के तहत, जितना पीसफुल पर्पसेस के लिए एनरिचमेंट होनी चाहिए हम उतना करेंगे। और पहले भी वो ये बात मान रहा था, पहले भी कह रहा था हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कहते हैं वो आएँ, उनके इंस्पेक्टर्स आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम ऐसा लग रहा है कि ट्रंप वहाँ पर रहने नहीं देना चाहते ईरान के अंदर। ये बेसिकली वो फेयर होता है ना। अभी आपको पता है कि आईएईए की जो कवानीन है उसके फिर मुताबिक सर ये अमेरिका को या अमेरिका इज़राइल को है? बेसिकली, ये आपने जो क्वेश्चन किया, आगे जाके मैं खुद भी ये आपसे बात करने वाला था। रूट कॉज इसराइल है। असल में ये खतरा इसराइल को है। पहले मैंने कहा अमेरिका तो वहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर है भाई, वहाँ पर उनका खतरा होगा। इसराइल को खतरा है ईरान के जौहरी प्रोग्राम से या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से। अब इसमें 2 बातें जो आपने खुद की, आईएईए के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक 3.6 तक एनरिचमेंट आप कर सकते हैं, कि आपका जो यूरेनियम है उसका पीसफुल पर्पसेस, एनर्जी के लिए या मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकें। ईरान के पास इस वक्त रिपोर्टेडली जो यूरेनियम है 60% एनरिचमेंट है। 90% पे जाके आपके जौहरी हथियार बनते हैं। ठीक है, अभी ईरान इस पोजीशन में नहीं है। अभी अगर दुनिया पूरी को इजाज़त है कि वो आईएईए के स्टैंडर्ड के मुताबिक यूरेनियम उतना एनरिच करके पीसफुल पर्पसेस के लिए
आप उसको रख सकते हैं, तो भाई ईरान के लिए अलहदा कवानीन क्यों? हाँ, अगर ईरान के 60% है, आप IAEA की अम्ब्रेला के तहत उसको डाउनग्रेड कर लें। ये कर लें कि 60% को लेके आओ 36 या 3.6% के ऊपर, ताकि वो उनका एतराज़ ख़त्म हो। अभी पूरी दुनिया के लिए कानून एक है और इनके लिए इस अलहदा कानून, चूँकि आप समझते हैं कि इनसे आपको ख़तरा है, और दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल को ख़तरा है, मिसाइल प्रोग्राम। पूरी दुनिया अपने दिफ़ा के लिए जैसे मर्ज़ी वेपन्स बनाए, मिसाइल बनाए, ईरान ना बनाए, और ईरान बनाए तो एक पर्टिकुलर रेंज पे रोक दे, और रेंज वो है जिस रेंज पे वो इसराइल नहीं पहुँच सकते। तो अगर ईरान को इसराइल से ख़तरा है, तो ईरान को पूरा हक हासिल है सेल्फ डिफेंस में सब कुछ करे। तो ये 2 चीज़ें जो है इर्रेशनल है। ये अमेरिका की ईरान कभी भी नहीं मानेगा। इन दोनों को मानने का मतलब ये है, आपने सरेंडर कर दिया, फिर तो बात ही ख़त्म होगी। अभी एनरिच्ड यूरेनियम जो है अमेरिका के हवाले तो करने वाला तो वो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। अगर आपने लेना था तो बज़ोर शमशीर फिर आप ले लेते, आप नहीं ले सके। उसकी भी तरीक़ाकार है। बेस्ट तरीक़ाकार तो ये है कि आप इसको IAEA के कंट्रोल में दे दें, उनके इंस्पेक्टर्स आएँ, ये जो 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है अपने पास वो रखें, ईरान ही में रहे, ईरान उनके पास रहे, सर्विलेंस में रहे उनके सर्विलेंस में रहे। दूसरा ये है कि फिर आप किसी ऐसे कंट्री को फ़िलहाल दे दें जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, अमेरिका का से ज़्यादा ईरान दोनों का। तो सॉल्यूशन तो हर चीज़ का मौजूद होता है ना, अगर आप करना चाहें। दिया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मुख्तलिफ उसमें आते रहते हैं कि कोई कहते हैं जी चीन को दे दें, रूस को दे दें, बट मेरा नहीं ख्याल कि चीन और रूस पे अमेरिका का एतमाद होगा, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी ये शिकायतें भी करता रहा है ना कि चीन और रूस ईरान को असलहा फराहम करते रहे। पाकिस्तान आजकल तो हमारे साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट है तो वो एक ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ की तारीफ़ है। बाकी तो उनकी किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होती। आजकल तो हमारे फ़रीफ्ता हुए हैं, बट ये फ़रीफ्ता कब तक रहेंगे? तो मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान पे भी वो यकीन करेंगे। याद रखें कि उनको ये भी ख़तरा होता है कि जी ईरान से अगर सारा यूरेनियम ले भी लें, तो ईरान की कैपेबिलिटी फिर भी है। भाई जो कैपेबिलिटी अब ज़हनों में है, जो साइंटिस्ट हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, उसको तो नहीं ख़त्म कर सकते ना आप। तो अजीब से उनकी वो लेकिन मैं बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का हल मौजूद है। स्ट्रेट अवे आप आइडियल सिचुएशन में नहीं जा सकते। एग्ज़ैक्टली। हल मौजूद है, बैठें, दोनों को बात स्पेस दें, बात करें, कोई एक स्टेप वो पीछे, एक्सट्रीम पोज़ीशन से कभी मुआहिदे नहीं हुआ करते। फिर दूसरा ये जो अभी जंगबंदी में तौसीह की गई है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी गई। आप क्या समझते हैं ये क्यों? ये क्या टैक्टिक्स हो डेडलाइन सकते हैं इसके बेसिकली नहीं पीछे? दी गई। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ लोग मीडिया कवर करता है कि जी शायद उन्होंने कहा है कि जी 4 से 5 दिन ऐसे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये ओपन मीडिया में नहीं आया। इसको कुछ लोग इससे भी वो तशबीह दे रहे हैं कि जी वो जो आपने पहले बात की कि शायद वो रीबिल्ड दोबारा से कर रहे हैं, और जिस दिन उनका रीबिल्ड कंप्लीट हो जाएगा कह दें कि जी जंगबंदी ख़त्म हो खत्म गई। हो गई है। इस तरह की कोई बात है। तो अनसर्टेनिटीज़ इसके बारे में चल रही हैं। अभी उम्मीद तो है भी, जैसे उन्होंने कल कहा कि जुमे को मुज़ाकरात हो जाएँगे। अब ईरानियन लेकिन ईरान में भी ना अगर आप सही देखें तो वहाँ भी कुछ एरियाज़ में थोड़ी-सी एक्सट्रीमिज़्म वाले जज़्बात होते हैं। ईरान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट और उनके जो पासदारान इनकलाब हैं, डेफ़िनेटली थोड़ा-सा वहाँ पर हर मुल्क में होता है। ये नहीं कि ईरान में है सिर्फ़, अमेरिकन उसको हाइलाइट ज़्यादा करते हैं। थोड़ी उनको फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह देखनी बतानी चाहिए कि जब हमने उनके लिए इतना कुछ किया, इतना सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं, और अब देखिए हमारे आर्मी चीफ़ 3 दिन जाके ईरान में ठहरे हैं। इन हालात में ईरान में कोई जा सकता है? एक और एक्टिव वॉर ज़ोन में। एक्टिव वॉर में, और उन लोगों से मिले हैं जो शायद मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर दिन की रोशनी भी नहीं देख सकते। इसलिए जाके मिले हैं ना। जो कि जिनके ऊपर मतलब हाईली जी, टारगेट्स जी। जो थे। इसलिए जाके मिले हैं कि यार उनके व्यूज़ देखें, उनको बताएँ, उनको ऑन बोर्ड लें कि भाई आपको दुनिया के साथ चलना पड़ता है। अपने देखिए लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि जंगों में अपनी कौमों को धकेलें। लीडरशिप का काम होता है कि जंगों से बचें, और अगर जंग जैसी सूरत-ए-हाल में आप आगे हैं, तो फिर किसी तरीके से विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन योर नेशनल इंटरेस्ट उस जंग से निकलें। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप गिव अप कर दें। जब आपको वो जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर देगी, फिर तो आपने लड़ना ही लड़ना है। जो ईरानियंस लड़े हैं, सो फार सो गुड, दे हैव डन अ वेरी, वेरी गुड जॉब। पर जो तबाही जवाद हो चुकी है, वो तो बहुत ज़्यादा हुई है। सर दोबारा अगर ऐसा कोई हमला किया गया या फिर ये खिलाफ वर्जी की गई, इस मर्तबा कैसे देख रहे हैं आप ईरान को? विल इट बी अ डिफरेंट ईरान? देखिए, ईरान के पास ऑप्शन तो फ़िलहाल तो एक ही ऑप्शन है। उनकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एयर फ़ोर्स ना होने के बराबर है। तभी तो ओपन
उनको तो असल में अमेरिका और इसराइल को तो ओपन स्काइज मिले हुए हैं ना, जिसको कहते हैं कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी। वो जब आते हैं जिधर चाहते हैं बॉम्बिंग कर देते हैं, नीचे से उनको पता ना किसी ने हमें इंटरडिक्ट करना, ना किसी ने हमारे ऊपर जवाबी फायर करना है। तो ईरान के पास एक पोटेंट वेपन जो अभी है वो तो उनके मिसाइल्स ही है ना। अभी मिसाइल कितने उनके पास बचे हुए हैं ये भी तो किसी को नहीं पता। आफ्टर कोई इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो मिसाइल भी तो नहीं है ना। आल्दो उन मिसाइल्स का उन्होंने अभी तक ठीक इस्तेमाल किया, लेकिन खदशा ये होता है कि जब अमेरिकन इनके ऊपर अटैक पहले कह रहे हैं किया था या अगर आइंदा भी करते हैं तो ये अमेरिकन को रिटेलिएट करते हैं उनके बेसिस पे जो गल्फ में है। अभी गल्फ में कतर है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है। अगर इनके ऊपर आप दोबारा से हमले करते हैं तो अगर इनमें से कोई रिटेलिएट करता है, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, और इस जंग का हिस्सा बन जाता है, वो डिज़ास्टर होगा फॉर मुस्लिम वर्ल्ड। इसराइल यही चाहता है। जो इसराइल की कैलकुलेशन है वो यही है कि जी ये इन मुल्कों में भी रिटेलिएशन हो, इतनी आपस में क्योस क्रिएट हो, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाए, एंड देन देयर कम्स देयर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल। आपको पता है ना ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट जो है द एरिया बिटवीन दरिया फ़रात और दरिया नील के दरमियान का जो इलाका है, जी, जी। वो जो कहते हैं ये सारा हमारा है। प्रॉमिस्ड लैंड है। ठीक है जी, एग्ज़ैक्टली। ये हमारा ज़मीन है। तो उसमें ज़ाहिर है ये पूरे का पूरा मिडल ईस्ट तो आता है, ये पार्ट ऑफ गल्फ भी उसमें आता है। तो उसको हमने वो हमारे लिए खदशा है। फिर हमारे नेक्स्ट डोर है। मतलब देखिए इस जंग के कितने भयानक मुआशी असरात हैं। दुनिया में एक तलातम बरपा है, तेल की कीमतें आसमान से चढ़ गई हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा हो गई है, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। छोटे ममालिक का तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। बड़े ममालिक भी बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो, यूरोप में एक भूचाल आया हुआ है। तो इसलिए ये जंग सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल की नहीं है। इस जंग ने तो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये खित्ता जहाँ पर वाक़या है, बड़ा क्रिटिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो। सर ऑन द अदर हैंड अभी आपने ग्रेटर इसराइल की जो बात की और ये भी कहा जा रहा था कि तुर्किया को भी इंगेज किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी कि शाम के अंदर नया महाज़ खुल सकते हैं। तुर्किया की जानिब से फिर रिस्पॉन्सेस भी देखने को मिले हैं। तैयब उर्दुगान ने बड़ी हार्ड स्टेटमेंट्स दी थी इसराइल के खिलाफ और कुछ ये भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आ रही थी कि ग्रेटर इसराइल नहीं ग्रेटर तुर्किया का प्लान भी आ सकते हैं वहाँ पर। ग्रेटर तुर्किया तो शायद अभी इतना वो ना हो रियलिस्टिक, क्योंकि तुर्किया की अपनी एक पॉलिसी है, वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते। जब से आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बहुत उसका नुकसान उनको हुआ है। और लेकिन तुर्की के आफ्टर इसराइल के साथ ताल्लुकात भी, सफारती ताल्लुकात भी थे इस मुस्लिम ममालिक में, हमारे तो खैर नहीं कभी भी रहे। तो तुर्की और इसराइल के आपस में क्लोज जब ताल्लुकात हैं तो उसका मतलब है कि आपके बहुत सारे एरियाज़ में आपस में बातचीत भी है। तो तुर्की को एंटेगनाइज़ करने के लिए नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स तो कुछ आई थी। नेतन्याहू तो आपको पता है किस किस्म का इंसान है। असल में ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं ना, जो ट्रंप भी है, ये नेतन्याहू भी है, और ये किसी हद तक ये हमारा जो हमसाया बैठा है मूडी ये भी है, हम भी बड़ी मुश्किल इससे बचे हैं। तो ये पॉपुलिज़्म का प्रॉब्लम ये होता है, ये ना मुशावरत करते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना बात करने से पहले सोचते हैं, एक्सट्रीमिज़्म पे यकीन रखते हैं। ये कहते हैं कि जो मैंने फ़ैसला कर दिया वो जैसा भी है, मुझे किसी की परवाह नहीं लोग उस पे क्या कहते हैं। और जो वो उनको ये भी होता है कि जी मैं इनके अंदर ना एक बड़ा पॉपुलैरिटी सिंड्रोम होता है कि जी मैं पॉपुलर बहुत हूँ। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं नहीं कि मैं रिपब्लिकन की वजह से नहीं जीता, रिपब्लिकन्स मेरी वजह से जीते हैं। और ऑल्दो इस तरह नहीं है। अभी अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, जो प्रेसिडेंट की जो रेटिंग है, लोएस्ट इस वक्त आपको पता ही है। जो विद इन 2 ईयर्स वो इतना अनपॉपुलर हो गए हैं। तो ये चीज़ें तो सारी की सारी बीच में हैं। बट देन इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के साथ आपने रहना है। आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। हिकमत ये होती है और दानिशमंदी ये होती है कि आप इन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपना रास्ता निकालें। देखिए जंगें शुरू करने के लिए किसी बसीरत, किसी विज़न की ज़रूरत नहीं है। जंग को रोकने के लिए और जंग से बचाव के लिए आपको ज़रूरत जिस हद तक हो सकता है कोशिश करें। ईरान अभी तक, जैसे आपको मैंने कहा कि अभी तक तो उन्होंने बड़ा अच्छा रेज़िस्ट किया, रेज़िस्ट ही बेसिकली किया है, बट कब तक? और इरानियंस को भी कुछ एरियाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और अमेरिका को तो ख़ैर दिखानी ही दिखानी है, क्योंकि अमेरिकन्स की वजह से ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स अभी तक नहीं हो रहा। और उसमें या तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 2 दिन के लिए ट्विटर अकाउंट बंद कर दें या वहाँ पर इंटरनेट उनका बंद बंद कर दें, क्योंकि वो बेसिकली उसकी स्टेटमेंट से इशू होते हैं। इश्यूज होते हैं। एनी हाउ पाकिस्तान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अल्लाह करे ये जो है ना ये ऊँट किसी करवट पॉजिटिवली बैठे
और जो हमारा हम पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोहतरफ है। देखें, हम अपने लिए तो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। जब कोई भी बीच में आने को तैयार नहीं था, चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे थे, वो किसी की बात ही मरकज़ नहीं सुनते, तो पाकिस्तान अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी द ओनली होप। और आज पाकिस्तान की लीडरशिप पूरी दुनिया में शायद वो वाहिद लीडरशिप है जो जब चाहे डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं और किसी तरह की भी कर सकते हैं। आपने सीज़ फायर की बात की, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए। अगर उस दिन हम ये सीज़ फायर के पीछे पड़ के सीज़ फायर ना कराते जवाब, तो अभी क्या हालत होती? मतलब कितनी तबाही मच चुकी होती। तो वक़्ती तौर पे हमने सीज़ फायर करा के ये किया कम से कम कि कॉन्फ्लिक्ट तो रुका हुआ है। बट इस कॉन्फ्लिक्ट को भी अल्टीमेट रेज़ोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए बड़े ख़तरनाक तकलीफ़देह हो सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे, चूँकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है दिफ़ाई उमूर पर भी, बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी, आप क्या देखते हैं यूएस का डेलीगेशन, वो पाकिस्तान उनका जो प्री डेलीगेशन था, उनके एयरप्लेन्स पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। कब तक आपको मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई चांसेज़ आपको लग रहे हैं? कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, इरानियंस के साथ या अमेरिकन्स के साथ। हमारी इस वक़्त कोशिश ये है कि अमेरिकन्स ये ब्लॉकेड जो है ना वक़्ती तौर पे ख़त्म करें, ताकि ईरान को जो एक वजह मिली हुई है ना, वो वजह कम से कम ख़त्म हो। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, उसको दुनिया को बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो अक्लमंद लोग हैं इतना सीरियस भी नहीं लेते। आज तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि उससे ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स ऊपर-नीचे जाते हैं, शायद बिज़नेस भी ये हो रहा है। तो एक दफ़ा ये ब्लॉकेड वो ख़त्म करें। ईरान को भी हम परसुएड करने की कोशिश करें। आई एम स्टिल होपफुल कि अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीद है इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। बातचीत शुरू होगी। क्योंकि जो अगर बातचीत शुरू नहीं होती फिर तो देखिए डेडलॉक भी बहुत देर तक तो नहीं रह सकता ना, ये स्टेलमेट की सिचुएशन आफ्टर ऑल कब तक बैठे रहेंगे? हमने सब काम छोड़ के इसी काम पे हम लगे हुए हैं, कब तक हम भी करते रहेंगे? आल्सो एफर्ट तो हमारी डेफिनिटली इसमें है ही है, बट ये बातचीत होनी चाहिए और ये मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि ये मसला हल हो, जिसने पूरी दुनिया को, हमें ईरानियन कौम का भी बहुत ख़्याल है। बहुत तबाही उन बेचारों की हो चुकी है और अमेरिकन्स का भी हमें इसलिए ख़्याल है कि अमेरिका दुनिया में कितना और तन्हा होना चाहता है। जितना अमेरिका आज तन्हा है, शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, होगा यकीनन, कभी इतना नहीं हुआ और आगे चल के इनको उसका मज़ीद नुकसान होगा। आप जितना मर्ज़ी स्टॉक पाइल जमा करते रहे हथियारों का, लीथल वेपन्स का, उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट आपके टैक्स पेयर दे रहे हैं। टैक्स पेयर में अनरेस्ट है। आज तक अमेरिका में उस तरीके से वायलेंट अनरेस्ट नहीं हुआ। शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो ये लोग जो होते हैं ना, नेतन्याहू जैसे बिलख़ुसूस, इनका तो काम ही ये है, इंसानियत के दुश्मन है। ये नफ़रत को फैलाते हैं, ये हर जगह जो है ना इसी तरह के काम करते हैं और इनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। लोगों को मारना, मासूमों को मारना इनका मशग़ला होता है। ये लोग असल में सही मानों में मुजरिम है पूरी इंसानियत के। अभी इनके हाथों में जब वो अमेरिका के चंद लोग जो हैं वो खेलेंगे और बीच में फिर बड़ी बातें आती हैं, एस्टीन फाइल की बात भी आती है, बहुत सारी कहानियाँ और भी होती हैं। आप इस जंग को किस तरीके से थम लेने दें, तो आप देखेंगे और इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ऐसी होती नहीं हैं। पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होती हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग डेफ़िनेटली बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया का और हमारा तो है ही है। मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं तो हाउ डू यू सी द इफ़ेक्ट्स ऑफ दोज़ टेबल टॉक्स? पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं और ईरान को कैसे जी, देखते आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखें, इसके इफ़ेक्ट्स तो ख़ैर पूरी दुनिया पे तो पड़ेंगे पड़ेंगे। हमारे ऊपर इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट इसलिए पड़ेंगे, एक तो आपने जो 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 ख़दशात अभी भी हैं कि किसी हवाले से किसी स्टेज पे जाके इज़राइली फ्रेंडली रजीम ईरान में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये इस खित्ते के लिए भी बड़ा मोहलक है, हमारे लिए तो है ही है। और क्योंकि आपको पता है कि इसराइल और अमेरिका और इसराइल और हिंदुस्तान की जो आजकल पींगें बढ़ रही है ना, मोदी और नेतन्याहू की, ये पींगें और कुछ नहीं है, इन्हें कॉमन पर्पज़ एक ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ को मुहाज़ खड़ा करें। दूसरा ये है कि ईरान के ऊपर से जब ये मुआहिदा होगा, उनके पाबंदियाँ उठेंगी। जब पाबंदियाँ उठेंगी तो हमारा बड़ा पुराना पेंडिंग पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, वो मुकम्मल होगा। हमें सस्ता गे तेल और गैस मिलेगी, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत एनर्जी की कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें होगा। फिर पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, बहुत सारी बायलैटरल ट्रेड हो सकती है। उस ट्रेड से ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा, ट्रेड डेफ़िसिट कम होगा। फिर ईरान में रिकंस्ट्रक्शन होनी है, इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद, तो वहाँ पर डेफ़िनिटली आपका रॉ मटेरियल जा सकता है, बिल्डिंग मटेरियल जा सकता है, आपकी मैन पावर जा सकती है। फिर ईरान का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, बड़ा वॉलेटाइल बॉर्डर है, वहाँ पर इंडियन एजेंट्स भी पकड़े गए हैं। चाबहार इंडिया के पास थी, अब ईरान को भी कुछ तो ख़्याल आ ही जाएगा कि
कि किस तरीके से इंडिया ने ईरान को बैक स्टैब किया है, तो बॉर्डर भी किस हद तक आपका सिक्योर हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर पाकिस्तान में डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान का दुनिया में जो स्टेचर मज़ीद बुलंद होगा, आप बेहतर तरीके से लोगों से बात कर सकेंगे, आप नए-नए इंटरनेशनल फ़ोरम्स का हिस्सा बनेंगे, आपका दुनिया में ऑल टुगेदर डिफरेंट इम्प्रेशन जाएगा। ईरान के लिए आपने कहा क्या, ईरान का इतना तेल है, कुदरती वसाइल से माला-माल ये मुल्क है, 47 ईयर से उनकी ये हालत है, अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए 10 करोड़ का मुल्क है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, कम से कम उन लोगों का भी हक है बेचारों का, वो भी तरक्की के समरात देख सकें। खित्ते में ये खलीज जिसको आप कहते हैं गल्फ़, ये वो गल्फ़ नहीं रहेगा। जंगों के बाद कुछ तब्दीलियाँ ज़रूरी होती हैं, नागुज़ीर होती हैं, आपके मेरे कहने से नहीं आनी, कुदरतन आती हैं। कुदरतन जो है ना एक अमल होता है जिसको आप एवोल्यूशन का एक प्रोसेस कहते हैं, उससे ये खित्ता गुज़रेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर के ताल्लुकात भी एक नए दौर में दाखिल होंगे, आप देखेंगे तो ओवरऑल फ़ायदे तो उसके बहुत हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँ कि हमने लास्ट ईयर इंडिया को बिनानो मरसूस में साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कितनी बड़ी मिलिट्री पावर है। उसके बाद हिंदुस्तान इर्रेलेवेंट है। कहीं नज़र आता है आपको? नहीं। किसी फोरम पे नज़र नहीं आता, कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं होगी, कहीं पर वो उनकी कोई लीडरशिप नज़र ही नहीं आती। इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 35-36 करोड़ का, बिल्कुल कॉर्नर हुआ हुआ है। उसके बाद अभी हमने सफारतकारी के मैदान में हमने साबित किया है कि हमसे बेहतर सफारतकारी भी कोई नहीं कर सकता। अभी आखिरी जो हमारी मंजिल असल है वो है मुआशी तरक्की। इन दोनों फील्ड्स में जो अचीवमेंट्स हैं और इसी लीडरशिप ने की है, इसी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने की है। तो जॉइन टुगेदर मुझे पूरा यकीन है अगर जंगबंदी होती है, मुआहदा होता है, तो हमारा जो ख्वाबों का 80 साल का एक हमारा ड्रीम है ना कि पाकिस्तान के लोगों के भी हालात बेहतर हों, यहाँ भी गुर्बत कम हो, तरक्की हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, वो इंशाल्लाह दे विल लीड पाकिस्तान इनटू इंशाल्लाह। द एरा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो। बिकॉज़ 2 एरियाज़ में तो आपने लोहा मनवा लिया, अभी तीसरे में भी होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अमन हो और एक ऐसा मुआहदा हो जो कि दोनों साइड को एक्सेप्टेबल भी हो और जो डूएबल हो, जिसके ऊपर अमल भी हो सके। एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा और पाकिस्तान भी इसमें अपना जो रोल प्ले कर रहा है उसी तरीके से इंशाल्लाह उस पॉजिटिव रोल से कोई मस्बत तब्दीली पाकिस्तान भी लाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। बड़े डाउट्स हमारे जहनों में जो थे वो क्लियर हुए। आपके एनालिसिस से हमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है, हमारी ऑडियंस को भी बहुत पहुंचता है और वो टोटली एक जो कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन होती है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़ी सिंप्लीफाई आप करके बयान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। इजाज़त चाहूँगा आपसे भी, नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इंजॉय किया होगा और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।